हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और 10 अक्टूबर 2021 का द हिंदू का साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने है। और हम इस पेज में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी खबरें हमारे काम की हो जाती हैं। आपने पेपर देख ही लिया है, 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स का पेपर कैसा आया, तो अब आपको और थोड़ा सा डीप में जाने की ज़रूरत है चीज़ों के। लेकिन हम फिर भी उतनी ही डीप तक जाएंगे जितना ज़रूरत यहाँ पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ से आप देखें तो सिर्फ मुझे 6 ही वीडियो यहाँ पर बनाई हैं मैंने, यानी कि 6 संडे ही कवर किए हैं, लास्ट 6 संडे कवर किए हैं। और उसमें से एक पॉइंट यहाँ पर आपका पीटी में पूछा जा चुका है। और वो जो पॉइंट आपका यहाँ पर था वो था आपका सिम्बियोटिक एसोसिएशन से। मैंने आपको बताया था फंजाई सिम्बियोटिक एसोसिएशन दिखाता है रूट सिस्टम के थ्रू, माइकोराइजा उसको कहा जाता है। अगर आपने ना देखा हो तो उसको वीडियो को देखिएगा, द हिंदू साइंस एंड टेक की। उसके अंदर सिर्फ ये पॉइंट है, पूरा क्वेश्चन कभी कहीं से नहीं आएगा, सिर्फ एक पॉइंट यहाँ से आप निकाल सकते थे। और इस पॉइंट के ज़रिए आपका 50-50 एलिमिनेशन हो पाया। ठीक है, तो ऐसे आपको चीज़ों को लेकर के चलना है। कहीं से भी पूरा क्वेश्चन कहीं से नहीं निकलेगा, यहाँ से भी कोई पॉइंट निकलेगा तो सिर्फ एक पॉइंट ही निकल पाएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम आज का न्यूज़पेपर देखते हैं और क्या क्या चीज़ें काम की हो जाती हैं। पहली जो छोटी खबर यहाँ पर थी वो ये थी, साइंटिस्ट कर क्या रहे हैं। साइंटिस्ट जो है वो बेसिकली ब्रेन का पूरा एटलस तैयार कर रहे हैं। ब्रेन्स के अंदर आपकी कई सारी चीज़ें हो गई, उनमें से दो मेन चीज़ें जो हो जाती हैं वो हो जाती हैं न्यूरॉन्स, और दूसरी हो जाती हैं ग्लायल सेल्स। ठीक है, इन दोनों को आपको याद रखना है कि न्यूरॉन्स होते हैं और ग्लायल सेल्स होती हैं। ये दोनों चीज़ें ब्रेन्स के अंदर में होती हैं। अब ये इसका एक एटलस तैयार करने वाले हैं, और इस एटलस के अंदर आपकी जो 160 बिलियन, यहाँ पर आप देखें 160 बिलियन न्यूरॉन्स और ग्लायल सेल्स को मैप किया जाएगा। ठीक है जी, तो इतना बड़ा मैपिंग के ज़रिए आप एटलस तैयार कर रहे हो, तो यहाँ से क्वेश्चन निकलने के भी चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अब कैसा क्वेश्चन निकलेगा, यहाँ से कुछ नहीं आएगा। आपसे ग्लायल सेल्स के बारे में पूछ सकता है, आपसे न्यूरॉन्स ग्लायल सेल्स के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है। ठीक है, तो ग्लायल सेल्स की अगर हम बात करें तो आपका जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना है, न्यूरॉन्स और ग्लायल सेल्स। न्यूरॉन्स जो हैं वो आपके फिजिकल और केमिकल स्टिमुली को बढ़ावा देते हैं। उसके आप देखें तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी न्यूरॉन्स में ही स्टोर रहती है। ठीक है, तो न्यूरॉन्स जो हैं वो एज अ डाटा स्टोरेज का काम यहाँ पर करते हैं। और ग्लायल सेल्स क्या करती हैं, ग्लायल सेल्स इन न्यूरॉन्स को सपोर्ट करती हैं, इनको नरिश करती हैं और इनको प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, तो आप ऐसा समझिए कि एक डाटा सिक्योरिटी रूम है और उसके बाहर आपने गार्ड यहाँ पर लगा दिए हैं। तो ये जो रूम यहाँ पर है ये न्यूरॉन्स हो गए, और जो आपने सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर लगाए हैं ये ग्लायल सेल्स यहाँ पर हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ये जो आपकी ग्लायल सेल्स होती हैं इनको न्यूरोग्लाया भी कहते हैं। ठीक है, तो न्यूरोग्लाया भी इनको कहते हैं और सिंपली इनको ग्लायल सेल्स भी कहते हैं। ये आप देखें तो पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का आधा वॉल्यूम क्रिएट करती हैं। यानी पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर आप देखें तो आधा तो होगा वॉल्यूम में न्यूरॉन्स और आधे होंगे आपके ग्लायल सेल्स। ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम जो है वो आधा आधा यहाँ पर होता है और पूरा मिलकर के ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तैयार करते हैं। ओके, ग्लायल सेल्स छोटी होती हैं न्यूरॉन्स की तुलना में, याद रखना। तो कई सारी जो ग्लायल सेल्स हैं वो मिलकर के प्रोटेक्ट करती हैं एक न्यूरॉन्स को। ठीक है, तो एक न्यूरॉन को, तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दे आर स्मॉलर देन द न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स से स्मॉल होती हैं भाई। ठीक है, ग्लायल सेल्स न्यूरॉन से स्मॉल होती हैं बट मोर न्यूमरस, लेकिन नंबर में ज़्यादा होती हैं। जब नंबर में ज़्यादा होंगी तभी तो प्रोटेक्ट कर पाएंगी। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखें, न्यूरॉन्स जो हैं वो कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि न्यूरॉन्स आपके शरीर में जितने हैं उतने होते हैं, ये आपके मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं होते। लेकिन जो आपकी ग्लायल सेल्स हैं वो आपकी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बट अनलाइक न्यूरॉन्स दे कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन द मेजर सिस्टम। ओके, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखोगे। दस ड्यूरिंग एनी इंजरी या डिजीज़ जब भी आपके दिमाग में ब्रेन में हो जाती है, तब आपका जो ग्लायल सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई होकर के न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करने का काम यहाँ पर करती हैं, ताकि चोट का जो असर है वो आपकी जो लॉस है, जो मेमोरी लॉस है उस पर ना हो, मतलब मेमोरी लॉस ना हो। ओके, तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ से पता होने चाहिए। ग्लायल सेल्स कई तरीके की होती हैं, उनके शेप के बेस पर इनको अलग अलग जो आप देखें नाम में इनको बांटा गया है। ये इनके नाम भी लिखे हुए हैं, बट फिर से वही बात, इतना डीप में नहीं जाना। ओके, अब यहाँ से आपका ये क्वेश्चन निकल सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए थे, इनको आपको पढ़ना था। उसके बाद आगे चलते हैं, और लिखा हुआ है कोडेड इन द ड्यून्स। ड्यून्स का मतलब आप समझते होगे, जैसे डेजर्ट वगैरह है तो उसमें ये जो रेत के इस तरीके के वेव्स यहाँ पर बन गई हैं, इनको आप ड्यून्स कहते हो। ठीक है, तो ड्यून्स की जो कंडीशन है ये सिर्फ अर्थ पर ही नहीं, सैंड ड्यून्स की जो कंडीशन है जो डेजर्ट्स में बनती हैं, ऐसा माना जाता था कि ये अर्थ पर ही होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपके और भी प्लैनेट्स हैं और भी कॉमेट्स हैं, वहाँ पर भी हमने सेम चीज़ें जो है वो ऑब्जर्व की हैं। लाइक वीनस है, मार्स है, वहाँ पर आपकी कई सारी स्टडीज़ इस तरीके की चल रही हैं। दूसरी एक टर्म निकल के आती है मेगा रिपल्स।
ठीक है। ये मेगा रिपल्स टर्म आपको ये बताती है कि जब दो ड्यून्स कोलाइड करते हैं, लाइक दिस वन और दिस वन, ठीक है, जब ये दो आपके कोलाइड यहाँ पर करते हैं तो उस कोलाइड के दौरान जो पैटर्न यहाँ पर बनता है उसको मेगा रिपल कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन आएगा कि मेगा रिपल्स टर्म इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 ऑप्शन दे देगा और आपका फिर वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आप सब पॉइंट्स निकालते हुए चलो कि मेगा रिपल्स होता क्या है। तो जब ड्यून्स दो कोलाइड करते हैं इन द डेजर्ट सिस्टम तो वहाँ पर जो पैटर्न क्रिएट होता है उसको मेगा रिपल्स कहा जाता है। ओके, तो ये यहाँ से आपको निकालना था। उसके बाद 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने मॉडर्ना वैक्सीन, जो कि mRNA वैक्सीन है, मैसेंजर RNA वैक्सीन है, उसको यहाँ पर बंद कर दिया है। कहा है कि हम इसको अब यूज़ नहीं करेंगे। क्यों, हमें ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। स्वीडन है, डेनमार्क है, इन लोगों ने कहा है कि मॉडर्ना की जो mRNA वैक्सीन है वो अब हम यूज़ नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वैक्सीन की इफिकेसी सही है, वैक्सीन अच्छा काम कर रही है, लेकिन इसके कारण 2 प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रही हैं। इसके कारण जो मायोकार्डिटिस है और पेरिकार्डिटिस है उसके केसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो दोनों जो बीमारी हैं इनके केसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। हमें इन दोनों बीमारियों को समझना पड़ेगा, इनके दोनों के बीच के अंतर यहाँ पर समझने पड़ेंगे, क्योंकि अब चीज़ें आसान नहीं रही हैं, ठीक है। तो हम जानेंगे कि मायोकार्डिटिस क्या होता है, बेसिक चीज़ें, ठीक है, बेसिक चीज़ें जानेंगे, डीप में नहीं जाएंगे। मायोकार्डिटिस क्या होता है, ओके। देखो, मायोकार्डिटिस कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट मसल्स विच कैन लिमिट द ऑर्गन्स एबिलिटी टू पंप ब्लड एंड कॉज चेंजेस इन द हार्ट बीट रिदम। कहने का मतलब ये है कि मायोकार्डिटिस के अंदर क्या होता है कि जो आपका हार्ट है, हार्ट की जो बाउंड्री है, जो बाहर की आपकी वॉल है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। याद रखो, मायोकार्डिटिस के अंदर जो वॉल है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज कहाँ पर होगा, चेंज होगा आपका हार्ट की मसल्स में, ठीक है। तो इंटीरियर पार्ट में, हार्ट के इंटीरियर पार्ट में आपका इन्फ्लेमेशन यहाँ पर हो जाएगी, सूजन यहाँ पर आपकी आ जाएगी, ओके। जिससे क्या है कि हार्ट की जो ब्लड पंप करने की एबिलिटी है वो यहाँ पर लिमिट हो जाएगी, वो ख़त्म हो सकती है, और आपकी जो हार्ट बीट है वो इधर उधर हो सकती है, ओके। इतना याद रखना है आपको कि मायोकार्डिटिस जो है वो हार्ट की वॉल में नहीं होता, वो हार्ट की मसल्स में यानी इंटीरियर पार्ट्स में होता है। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हो, स्वेलिंग यहाँ पर हो जाती है इन द इंटीरियर पार्ट। तो तीर का निशान आप देखो तो इस रेड वाले पार्ट को यहाँ पर शो करता है, ओके। दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है पेरिकार्डिटिस। पेरिकार्डिटिस कोज इन्फ्लेमेशन द आउटर लाइनिंग, ठीक है। तो ये आपका जो है वो बाउंड्री लाइन पर जो आपकी वॉल है हार्ट की, वहाँ पर आपकी ये इन्फ्लेमेशन देखने के लिए मिलती है, आउटर लाइनिंग ऑफ द हार्ट। अगर वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है तो उसको पेरिकार्डिटिस कहा जाता है। आपको सिर्फ दोनों में अंतर पता होना चाहिए। एक नॉर्मल हार्ट ऐसा होता है, ठीक है। और इमेज से साफ साफ क्लियर है कि व्हाट इज़ पेरिकार्डिटिस और व्हाट इज़ मायोकार्डिटिस, ओके। तो बस सफिशिएंट है, इससे डिटेल में नहीं जाना, ओके। आगे चलते हैं। आगे अगर हम चलें तो लूनार सैंपल्स ब्रॉड बाय चाइनीज़ मिशन स्टडीज़। तो चाइना के सॉरी, जो आपका चंद्रमा है, जो आपका चंद्रमा है उसके सरफेस पर काफ़ी सारे आपको रीजन्स देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे मार्स पर भी होते हैं, ऐसे ही आपको चंद्रमा पर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। उनमें से एक रीज़न यहाँ पर है जिसका नाम है ओशियनस प्रोसिलेरम, ठीक है, प्रोसिलेरम, ओशियनस प्रोसिलेरम। हिंदी में इसका मतलब यहाँ पर आप देखें होता है ओशियंस ऑफ स्टॉर्म, ठीक है। ओशियंस ऑफ स्टॉर्म आपसे पूछ सकता है कि ओशियनस प्रोसिलेरम्स क्या है, तो दे देगा किसी स्पीसीज़ का साइंटिफिक नाम है, या फिर ओशंस के अंदर पाए जाने वाले जो आपके आप कह सकते हो कि प्रोड्यूसर्स हैं उनका नाम हो सकता है, ओके। ऐसे सब क्वेश्चंस निकल जाते हैं। तो ऐसा आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा के ऊपर जो रीज़न यहाँ पर क्रिएट हुआ है ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटीज़, ठीक है, ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटीज़, उस रीज़न को यहाँ पर ओशियनस प्रोसिलम कहा जाता है। अच्छा, खोज किस चीज़ के ऊपर हो रही है? खोज इसी चीज़ के ऊपर हो रही है कि चंद्रमा के ऊपर वोल्केनिक एक्टिविटीज़ कितनी पुरानी है, ठीक है। चंद्रमा के ऊपर वोल्केनिक एक्टिविटीज़ कितनी पुरानी है। तो जो लावा प्लेन्स यहाँ पर क्रिएट हुआ है ये वाला, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ ओशियनस प्रोसिलम या फिर ओशियंस ऑफ स्टॉर्म्स, ठीक है। तो चाइना का जो मिशन है चेंज 5 मिशन, ये आपका इस चीज़ को स्टडी कर रहा था और वहाँ से लूनार सैंपल्स लेकर के आए गए हैं। सैंपल्स डेटेड टू लेटर वॉल्केनिक लावा, और ये सब ये स्टडी कर रहे हैं कि आखिर जो वॉल्केनिक है वो कितने पुराने हो सकते हैं चंद्रमा के ऊपर और किस वजह से यहाँ पर आए हैं, ठीक है। ये वाला पैसेज आपको यहाँ पर रीड करना है। द ओशियनस प्रोसिरेलम रीजन ऑफ द मून इज करेक्टेड बाई हाई कंसनट्रेशन ऑफ पोटेशियम। यहाँ पर जब सैंपल लेकर के आए गए, सैंपल्स का टेस्टिंग की गई, पता चला कि पोटेशियम, थोरियम, यूरेनियम जैसे जो आपके कंटेंट हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं, और लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव डीके भी हमें यहाँ पर देखा। अब ये सब रेडियो एक्टिव होते हैं, धीरे धीरे इनकी क्षति होती रहती है, ओके। तो उसके बेस पर ये सब चीज़ें पता करते हैं कि भाई कितनी पुरानी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हो सकती है।
निष्कर्ष ये निकलते हैं कि टाइडल हीटिंग के कारण भी ये चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो ये निकल सकता है कि भाई वोल्केनिक जो है वो इरप्शन हुए हों और जिसके कारण जो लावा वहाँ पर आपका आ गया हो और ये लावा जो प्लेट्यू है वो क्रिएट यहाँ पर हो गया हो। दूसरी चीज़ जो साइंटिस्ट बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये जो आपका ओशियनस प्रोसिलम यहाँ पर तैयार हुआ है बन करके, ये टाइडल हीटिंग के कारण भी हो सकता है। आपको पता है कि चंद्रमा और अर्थ के बीच में टाइडल सिस्टम जो है वो क्रिएट रहता है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ये एक अलग सेपरेट टॉपिक हो जाता है ज्योग्राफी सेक्शन का, बट आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बता दिया। टाइडल हीटिंग का कंसेप्ट इन्होंने यहाँ पर दिया। इन्होंने ये कहा कि द हीट सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक एक्टिविटीज़ जो कि आपकी लूनर सरफेस के ऊपर हो रही हैं वो आपकी टाइडल हीटिंग के कारण भी हो सकती हैं। मतलब अर्थ का जो टग और पुल यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल है उसके कारण आपकी जो हीट जनरेट हुई है जिसके कारण टाइडल हीटिंग यहाँ पर हुई है और अर्थ के चंद्रमा के सरफेस पर इस तरीके का जो वोल्केनिक या लावा प्लेटू यहाँ पर तैयार हुआ है। ओके, ऐसा सब काम यहाँ पर चल रहा है। द चेंज 5 मिशन मेड चाइना द थर्ड कंट्री जिसने जो लूनार सैंपल्स को यहाँ पर लेकर के आया। इससे पहले यूएसए और सोवियत यूनियन भी इस तरीके के मिशंस लॉन्च कर चुके हैं जो कि चंद्रमा से मटेरियल को लेकर के आने का काम यहाँ पर करते हैं। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर याद होने चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं। अगली जो यहाँ पर स्टडी हुई वो हुई मर्जर ऑफ ब्लैक होल्स के ऊपर एंड किक्स दैट होल्ड ए की ऑफ मर्जर। तो मर्जर ऑफ ब्लैक होल्स के ऊपर अभी भी स्टडी यहाँ पर चल रही है। बेसिकली 2014 से ही इसमें ज़्यादा जो है वो ग्रोथ देखने के लिए मिली है ऐसी स्टडीज़ के अंदर। यहाँ से हमारे लिए जो काम का पॉइंट निकलता है वो पॉइंट यहाँ पर निकलता है व्हाट इज़ इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल। ठीक है, तो इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स के ऊपर यहाँ पर कुछ डिस्कशन किया गया है। हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ब्लैक होल्स अपने मास के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटे गए हैं। ब्लैक होल्स 3 हिस्सों में बांटे गए हैं। सबसे जो छोटे होते हैं उनको स्टेलर मास ब्लैक होल्स कहते हैं। दूसरे होते हैं इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स और जो सबसे लास्ट के होते हैं वो होते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ठीक है, तो आप समझिए कि अगर अगर आपका जो ब्लैक होल है वो सोलर मास सूरज के मास का 100 गुना है, ठीक है, 100 टाइम्स है, तो उसको कहेंगे इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स। ठीक है, यहाँ पर देखो एन इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स इस क्लास ऑफ ब्लैक होल्स जिसकी रेंज होती है 100 से लेकर के 10 की घात 5 यानी 10 की घात 2 से लेकर के 10 की घात 5 ऑफ सोलर मास। आपके सूरज के मास का 10 की घात 2 से 10 की घात 5 गुना तक अगर किसी भी ब्लैक होल का मास है तो हम उसको इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल कहेंगे। ठीक है, ये आपके स्टेलर मास ब्लैक होल से बड़े होते हैं और सुपर मैसिव ब्लैक होल से छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये आपसे इस तरीके से पूछा भी जा सकता है। सॉरी, ये उल्टा हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से आप यहाँ पर इस निशान को लगाओगे कि सबसे बड़े होते हैं सुपर मैसिव, वैसे तो नाम से ही स्पष्ट है। फिर इंटरमीडिएट होगा, फिर स्टेलर मास यहाँ पर होगा। याद रखना कि 10 की घात 2 से बड़े यहाँ पर आपके और 10 की घात 5 से छोटे वाले आपके इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स होते हैं। फिर इन्होंने यहाँ पर एक लाइन भी दी गई थी कि ब्लैक होल्स जो है वो किस तरीके से बनते हैं। जब आप यहाँ पर देखें कि एक स्टार की लाइफ पूरी होने वाली होती है तब वहाँ पर सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है जिसके कारण ब्लैक होल्स यहाँ पर क्रिएट होते हैं। ब्लैक होल्स आप देखें तो जो एक्सप्लोजन यहाँ पर हुआ उसके टुकड़े जो यहाँ पर बचे उससे यहाँ पर क्रिएट होते हैं। और लेकिन अब ये टुकड़ों से कितने बड़े होंगे ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं बहुत सारे और फैक्टर्स के ज़रिए। ठीक है, देयर आर मैनी फैक्टर्स जिसके कारण ब्लैक होल जो यहाँ पर क्रिएट हुआ है उसका मास लिमिट हो जाता है। उसका मास इधर उधर हो सकता है, आपका स्टेलर हो सकता है, वो इंटरमीडिएट हो सकता है, या फिर आपका जो है वो सुपर मैसिव ब्लैक होल हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए ग्राफ के अंदर सिंपल सी बात दी गई है कि अगर आपका ब्लैक होल का मास 100 टाइम्स ऑफ सोलर मास है, ये रही लाइन, तो इससे ऊपर के जितने भी ब्लैक होल्स होंगे वो सब इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स होंगे। ओके, और ऐसे ब्लैक होल्स अभी कम ही डिस्कवर किए गए हैं। ओके, तो ये सब याद रखो आप पॉइंट्स की, हाँ ऐसा भी कुछ होता है। ओके, ये सब आप यहाँ पर याद रखोगे। ये आपकी इतनी स्टडी आपको पता होनी चाहिए थी, यहाँ से इतना सब आपको निकाल करके पढ़ना था। ओके, तो इसी के साथ आप वीडियो को एंड करते हैं और मैंने आपको बताया कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।